सदस्य आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। हम सब हमें भादर विकास खंड की तरफ से, भेड़ुआ विकास खंड की तरफ से और अमेठी विधानसभा की तरफ से हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसी स्वागत की कड़ी में मैं चाहता हूं आदरणीय भाई आशीष शुक्ला जी उनका स्वागत करें। भाई आशीष शुक्ला जी। आपके बीच अब आदरणीय आशीष शुक्ला जी। सम्मानित साथियों, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं एवं नौजवान साथियों, आज हर्ष का विषय है कि हम आप सबकी प्रिय दीदी प्रियंका दीदी हमारे आपके बीच में हैं। आप सब बहुत देर से इनके स्वागत के लिए यहाँ पर थे। भगवान ने भी जल वृष्टि किया। आपके इस लगन और प्रेम को देखकर ईश्वर ने भी जल वृष्टि सिर्फ इसीलिए किया कि मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि सबको गर्मी कम लगे। चुनाव की बेला है। हमारे आपके इस अमेठी विधानसभा के जनप्रिय प्रत्याशी भाई के.एल. शर्मा जी भी हमारे आपके बीच में हैं। हम आप सब की तरफ से तहे दिल से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक भाई हरचंद यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष जी हैं। चुनाव के विषय में बहुत कुछ हुआ और लोग आप सबको बताएंगे। इसके बाद आप सब के.एल. भाई साहब को सुनना चाहते हैं और दीदी को सुनना चाहते हैं। मैं आप सब की तरफ से, जो लोग लाइन में लग के माला नहीं दे पाए, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सब की तरफ से मैं भाई के.एल. शर्मा जी का और दीदी प्रियंका जी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब इसी कड़ी में मैं समाजवादी पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष भाई यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें, मार्गदर्शन करें, ताकि आगामी 20 तारीख को इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी कंधे से कंधा मिलाकर इस अमेठी की धरा से एक नया इतिहास लिखने का काम करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भाई यादव। आज सभी हमारे मंच पे बैठे इंडिया गठबंधन के नेतागण और हमारे बीच में जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मैं बहन प्रियंका जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ में आए साथियों, हमारे बीच में लोकप्रिय प्रत्याशी, और प्रत्याशी तो मैं अब नहीं कहूंगा, लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई किशोरीलाल शर्मा जी, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कांग्रेस के सभी हमारे साथी गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के सभी साथियों गठबंधन के मैं सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बड़ी देर से हमारी माताएं बहनें भी इंतजार कर रही थी, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे मीडिया भाई
मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, केवल एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो अमेठी जानी जाती है विश्व में, वो गांधी परिवार की देन है कि आज अमेठी विश्व में जानी जाती है। हम लोग बहुत बचपन में याद आता है कि जब राजीव जी सड़क पे जाल बिछाने का काम किया और यहाँ पर कंकड़ की सड़कें थी, अगर काली करने का काम किया या यहाँ कारखाने लगवाने का काम किया, तो गांधी परिवार की देन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने देश को लूटा है, जब तुम्हारी 70 साल उम्र ही नहीं है तो कांग्रेस के बारे में कहने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि जो है 70 साल से लूटा है, जब तुम्हारी उम्र ही नहीं है। साथियों, मैं एक चीज आप लोगों को केवल कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो। समाजवादी पार्टी के साथी आपके साथ कंधे में कंधा लगा के खड़ा है और इस अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए अगर जहां आपका पसीना गिरेगा वहां समाजवादी पार्टी का खून आपके साथ बहने के लिए तैयार है। और इस क्षेत्र की सांसद को इतनी उस तरीके से हरा दीजिए कि दोबारा वो अमेठी की तरफ मुंह न करे और जमानत न बचा सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय कांग्रेस। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब इसके बाद हमारे बीच में अमेठी के पूर्व विधायक रहे आदरणीय हरिचंद यादव जी हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं वो भी अपना उद्बोधन हम लोगों के बीच में। आदरणीय हरिचंद यादव जी। परम श्रद्धेय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई KL शर्मा जी, उपस्थित हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, इंडिया गठबंधन के समय प्रियंका जी को सुनने का है, इसलिए मैं अमेठी का एक पूर्व विधायक होने के कारण अमेठी की जनता के द्वारा मैं प्रियंका जी का, भाई KL शर्मा तो यहाँ के सांसद हो रहे हैं, उनका भी आज स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रियंका जी के बातों को सुने और प्रियंका जी के बदौलत कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत हुई है। प्रियंका जी 10 वर्ष की थी तब से अमेठी में सक्रिय हुई। राजीव गांधी जी का चुनाव प्रियंका जी लड़ाती थी, सोनिया गांधी का चुनाव लड़ाती थी, कैप्टन सतीश शर्मा का चुनाव लड़ाया। और आज प्रियंका जी KL शर्मा के लिए भी आए हैं। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि केवल मार्जिन बढ़ाना है। KL शर्मा जी, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, KL शर्मा जी सांसद हो सके। एक तरफ से आंधी बही है, बस हम लोगों को हर पूर्वे से वोट निकालना है। पोलिंग के दिन हम अगर यहाँ से 70% भी वोट निकाल लेते हैं तो भाजपा के प्रत्याशी की जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रियंका जी का स्वागत करता हूं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारे 3 बार विधायक बनने में प्रियंका जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके ही योगदान से मैं चुनाव में सफल होता रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को तरफ से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं उस शख्सियत की को आहूत करने जा रहा हूं जिन्होंने 1-2 वर्षों नहीं पूरे 4 दशक तक अमेठी की सेवा की। मनसा वाचा कर्मणा आदरणीय सोनिया गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, राहुल गांधी जी के जो विकास का सपना था अमेठी को, उसको पूरा किया। हमारे आदरणीय प्रत्याशी आदरणीय KL शर्मा जी हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं उनका आशीर्वचन हम लोगों के बीच में हो। सम्मानीय आदरणीय KL शर्मा जी। किशोरीलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किशोरीलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय प्रियंका जी, आशीष जी, हरचंद जी, हमारे समाजवादी के जिला अध्यक्ष जी और मंचासीन तमाम नेतागण और हमारे
इस ब्लॉक की प्रबुद्ध जनता, हमारे लीडर्स, क्योंकि मैं सबसे बड़ा आभारी गांधी परिवार का हूं, जिन्होंने आप के बीच से एक सामान्य से कार्यकर्ता को उठा के इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूं इनका और सोनिया जी का और राहुल जी का, क्योंकि मेरे को पता है कि जब इन्होंने मेरे को बात किया तो मैंने कहा कि आप नॉमिनेशन करके जाइए और सर्टिफिकेट लेके जाइए, ऐसा माहौल जनता के बीच में बना है। तो मैंने भावना आपकी देखी थी कि किस तरह का प्यार गांधी परिवार के प्रति आपके दिलों में है। मैं आदेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं आप ही को लड़ना है, तो उस आदेश का एक सिपाही की तरह मैंने पालन किया और आपके बीच में लड़ने के लिए आया। मैं किसी मुगालते में नहीं रहता हूं कि मैं यहाँ का कोई बहुत बड़ा नेता हूं और या कोई बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं सामान्य से परिवार से उठ के 40 साल से मैं आपकी सेवा किया। वो सेवा भाव जब मैं 1983 में आया था तो हमने राजीव जी को आप लोगों को मिलते देखा है कि किस हम्बल तरीके से, किस नरम तरीके से आपसे मिलते थे। ये हमने उनसे सीखा, सोनिया जी से सीखा, राहुल जी से सीखा, क्योंकि मैं 40 साल से आपके निरंतर रायबरेली अमेठी के बीच में आपकी सेवा करता रहा। तो इलेक्शन लड़वाते रहे, अपना इलेक्शन लड़ने की तो कभी बात ही नहीं सोची थी, लेकिन आदेश हुआ तो पार्टी का सिपाही हूँ तो मैं लड़ने के लिए आपके बीच में आ गया। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपकी ताकत और गांधी परिवार की ताकत के उसमें आया हूँ, वरना मैं अपने आप में यहाँ कुछ भी नहीं। तो अगर इनकी ताकत है मेरे पीछे और आपकी ताकत है तो मैं इलेक्शन ये लड़ पा रहा हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ काम किया, बरसों बरस काम किया है। हम लोग जिस गांव में जाते थे तो उस समय कई बार होता था कि भाई आदमी निकालना, जब कैप्टन साहब लड़ते थे यहाँ से चुनाव, क्योंकि दोस्त उनको आपने चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन परिस्थिति अब मैं देख रहा हूँ कि जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। तो जनता की आंखों से और दिल से इलेक्शन साफ हो जाता है और आपके अंदर वही उमंग जो 99 में सोनिया जी के लिए थी, वो उमंग आपके बीच में है। और मैं सेवा आपकी करूंगा, दुगनी गति से सेवा करूंगा। और उसके बाद अगर कोई शिकायत आपको रहेगी तो गांधी परिवार का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप कह दीजिएगा कि आपने भेजा था लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा, और इनके साथ इनका दरवाज़ा, जो गांधी परिवार का दरवाज़ा सदा अमेठी के लिए खुला रहा, सांसद जहाँ कोई भी रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो दरवाज़ा आज भी खुला रहेगा इनका। और मैं कोशिश करूँगा कि पहले तो शिकायत का मौका ना दूँ, अगर शिकायत है भी तो आप इन तक कर सकते हैं और ये मेरा जो भी इनका आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। क्योंकि आप ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि प्रियंका जी आपके बीच में हैं, तो मैं पुनः आपका आभारी हूं कि आप, क्योंकि बारिश हो गई थी, यहाँ भी बारिश हुई, उसके बावजूद भी आप बैठे रहे, तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदित्य शर्मा जी। अब मैं हिंदुस्तान की उस शख्सियत का इस मंच पर आह्वान करना चाहूंगा जिनके बोलने से ये अहंकारी सरकार हिल जाया करती है। इंदिरा गांधी जैसा जज्बा, वो चलती है तो लगता है आंधी चल रही है, इंदिरा गांधी जी चल रही हैं। हम सबकी प्रियता अमेठी की दीदी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में, हम सबको प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहनों और भाइयों, मंच पर खड़े मत हुइए, बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, समाजवादी दल के हमारे साथी
किशोरी लाल शर्मा जी, राम नरेश यादव जी, सॉरी हरचरण यादव जी, माफ करिए, हरचरण यादव जी, आशीष शुक्ला जी, समाजवादी दल के जिलाध्यक्ष जी, आपका नाम जय सिंह प्रताप यादव जी, जो युवा नेता हैं समाजवादी दल के, और यहाँ उपस्थित सभी साथी, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। पास लाना। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, बहुत भाषण दे रही हूँ सुबह से, कुछ दिन हो गए, रात रात तक हम चलते हैं। आज हमें देरी भी इसलिए हुई कि रास्ते में लोग इंतज़ार करते हैं, तो बार बार रुक कर लोगों से बात करके हम आए। तो मैं आपकी सबसे पहले आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाला, और इतनी समय से बारिश भी हुई लेकिन आप यहाँ से हिले नहीं। देखिए, अमेठी की जनता के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, और ये एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये एक श्रद्धा का रिश्ता है, प्रेम समर्पण का रिश्ता है। आपको ठीक से सुनाई दे रहा है या उस माइक पे जाऊं? यहाँ आवाज ठीक से आ रही है? नहीं आ रही है? उधर से ज्यादा सही आएगी, इधर से ही ठीक है। ठीक है, थोड़ा आस्ते बोल रही हूँ इसलिए, जोर लगा के बोलूंगी। सुनिए, पुराना रिश्ता है हमारा और आपके बीच। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये प्रेम और श्रद्धा का रिश्ता है। आपने निभाया, हमने भी निभाया। हाँ, इसमें कई बार बीच में कठिनाइयाँ आई। कभी आपने निर्णय लिया, जैसे पिछली बार आपने मेरे भाई साहब राहुल जी को हराया, ये आपका निर्णय था। हमारे मन में जनता हमेशा सर्वोपरि रहती है, इसलिए जो भी आपका निर्णय रहा उसको हम प्रेम से और श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटता। आपने भैया को हराया, 2 साल बाद कोरोना हुआ। कोरोना में मोदी जी की सरकार ने अचानक लॉकडाउन कराया, सब दुकानें बंद कर दी, सब ट्रेनें बंद हो गईं, सब बसें बंद हो गईं। मुझे याद है उस दिन जब शाम को पूरे देश भर में लॉकडाउन का वो टीवी पे मोदी जी आए और उन्होंने बोला कल से सब कुछ बंद। कुछ ही घंटों बाद मेरे बड़े भाई राहुल जी का फोन आया और उन्होंने कहा, देखो इन्होंने तो लॉकडाउन कर लिया है, सारे साधन बंद हो गए हैं, अमेठी के बहुत लोग पलायन करके जाते हैं, कुछ मुंबई में होंगे, दिल्ली में होंगे, हैदराबाद में होंगे, अलग अलग प्रदेशों में होंगे। और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि प्रियंका, जहां जहां है उन्हें ढूंढो और घर पहुंचा दो। तो हमने एक हेल्पलाइन जारी की और हमने कहा कि यूपी के, अमेठी के, रायबरेली के जितने भी लोग हैं इस नंबर को फोन करें। और अचानक फोन आने लगे, किशोरी भाई साहब, मेरे और साथी जो यूपी में काम करते थे, हम 16 घंटों के लिए फोन पे रहे। अमेठी के लोग गुजरात में फंसे थे। एक लड़के ने मुझे फोन किया, रोने लग गया जब मेरी आवाज़ सुनी, और मैंने उसको कहा कि मैं राहुल भैया की बहन हूँ और मैं मदद करूँगी। रोने लग गया, कहा दीदी हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, कल तक खाना भी नहीं बचा, हम 16-17 लोग हैं यहाँ फंसे हुए हैं, डर लग रहा है। इसी तरह से सैकड़ों लोगों को हमने घर पहुँचाया सही सलामत। ट्रेन की यात्रा से, ट्रेन का इंतज़ाम किया, गुजरात से, बिहार से, अन्य जगहों से बस साधन, जो भी जीप भेजी, और हम लोगों को घर ले आए।
तो ये राजनीति का रिश्ता नहीं था। आपने तो सांसदी हरा दी थी, भैया आपके सांसद ही नहीं थे, लेकिन भैया के दिल में सबसे पहले आपके लिए चिंता थी। पिछले चुनाव में हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में बहुत झूठ फैलाए गए। आपको कैसी कैसी चीज़ें कही कि हम यहाँ आपकी ज़मीन लूट रहे थे, हम यहाँ पैसे लूटने के लिए आए। ऐसे ऐसे झूठ जो शायद ही इस अमेठी की धरती पर पहले आपने सुने हो, क्योंकि ये धरती वैसी धरती थी जिसमें एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। मेरे पिताजी जब यहाँ आए, जल्द ही प्रधानमंत्री बने। उनकी माताजी शहीद हुई, 4 साल बाद आपके सांसद थे, प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री होते हुए आपके घर घर में आए, आपकी समस्याओं को पूछने आए, आपसे डांट भी खाई, आपके सामने झुके और एक ऐसा रिश्ता उन्होंने शुरू किया जो एकदम श्रद्धा से भरा हुआ था। तो आपके सामने झूठ बोलने का, आपको गुमराह करने का, आपको धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आपसे वोट लेने का तो सोचा ही नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अमेठी आएंगे और जनता को गुमराह करेंगे, फुसलाएंगे और उस आधार पे हम वोट लेंगे। हमारे पिताजी के बाद माताजी आई, माताजी भी वही श्रद्धा लाई। अपने शहीद पति के जो सपने थे अपने सांसदीय क्षेत्र के लिए, वो पूरा करने के लिए आई। भाई आए, भाई ने भी यही शपथ ली थी अंदर अंदर अपने दिल में कि पिताजी का क्षेत्र है, पिताजी इस देश के लिए शहीद हुए, हमें उनका काम जारी रखना है, उनके सपने साकार करने हैं। तो हमारे मन में ये बात आ भी नहीं सकती थी कि हम कहीं आपको झूठ बोलें, कि हम किसी भी अलग मुद्दे पर आपसे वोट मांगे। हमारा धर्म ये था, कर्तव्य ये था कि हम काम करें और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगा, काम के आधार पर ही आपसे समर्थन मांगा, काम के आधार पर ही हमारा रिश्ता जुड़ा आपसे। फिर एक प्रत्याशी आई भाजपा से पिछले चुनाव में, या शायद उससे पहले वाले चुनाव में आई, 14 में आई थी, 14 में आई, फिर 19 में आई। और ये झूठ बोलने का सिलसिला, जनता को गुमराह करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी बहनें आपके घरों में आई, आपके साथ दुर्दुरिया किया, आपसे वचन लगवाया, भगवान के नाम कहा, वचन दो भगवान को कि भाजपा को वोट देंगी, क्योंकि कांग्रेस धर्म की विरोधी पार्टी है। जो पार्टी महात्मा गांधी ने बनाई, जो ऐसे महात्मा थे कि जब उनको गोली लगी तब उनके मुंह से हे राम शब्द निकले, ऐसे महात्मा थे कि दुनिया में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, देश में दुनिया में मशहूर हुआ उनका आंदोलन, जो सत्य और अहिंसा पर, भगवत गीता की सीख पर आधारित था। हमारी पार्टी धर्म की विरोधी कैसे हो सकती है? हमने तो हमेशा धर्म ही निभाया है, सत्य के पथ पर चले हैं। राजीव जी ने हमेशा आपको सच बोला, सोनिया जी ने सच बोला, जो काम कर सकती थी वो किया, जो नहीं कर सकती थी उसका वादा नहीं किया। तमाम उद्योग लगे, सड़कें बनी, बिजली की सुविधा जहाँ जहाँ आई, पानी की सुविधा जहाँ जहाँ आई। ये जो आज बड़ी बड़ी सड़कें अमेठी को लखनऊ से जोड़ती हैं, रायबरेली से जोड़ती हैं, पूरी देश से जोड़ती हैं, वो उस समय नहीं थी, ऊसड़ जमीन थी। मुझे याद है जब मैं बचपन में आई, सफेद सफेद जमीन दिखती थी, बुजुर्गों को याद होगा। मैं पिताजी से पूछती थी कि पिताजी ये सफेद क्यों हो रही है जमीन?
वो कहते थे कि इसमें नमक बहुत है, ऊसड़ है, उपजाऊ जमीन नहीं है। आज हर जगह आपको हरियाली दिखती है। जो नौजवान है उनको मालूम नहीं होगा, अपने आप नहीं आई ये हरियाली। ये हरियाली तब आई जब राजीव जी, मेरे पिताजी, एक योजना लाए कि यहाँ की जितनी भी ऊसड़ जमीन है उसको हमें उपजाऊ बनाना है। आज आप ढूंढ लेंगे, आपको ऊसड़ नहीं मिलेगी। तो ये जो तरक्की हुई यहाँ की, जिसको बदनाम आपकी सांसद जैसे नेताओं ने किया, ये तरक्की अपने आप नहीं हुई। आपके जीवन में बदलाव आए। मैं जहां जहां दिल्ली में जाती हूँ, एनडीएमसी के कर्मचारी, दिल्ली के कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी हैं, मैं पूछती हूँ कहाँ के हो? ज्यादातर अमेठी के हैं, रायबरेली के हैं। क्योंकि हमारे कार्यकाल में बहुत लोगों को रोजगार भी मिला, बहुत काम हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में आपके संसदीय क्षेत्र में आपकी जागरूकता पर आक्रमण हुआ। आपको बहुत बोला गया, गलत बोला गया, और आपको झूठे वादे भी दिए गए। 13 रुपए किलो चीनी, वो वादा याद है आपको? किसने दिया? भाजपा की नेता ने दिया। यही नेता है जब 400 का सिलेंडर हुआ था कांग्रेस के जमाने में, सिलेंडर पे बैठ के पत्रकारों से बात की, सिलेंडर पे बैठ के बोली कि हद हो गई है, इतना महंगा हो गया है, अब 1200 का सिलेंडर हो गया है, मुंह नहीं खोलती। ये वही है जो महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करती थी, और आज हाथरस की महिला के साथ अत्याचार होता है, इनकी पार्टी अत्याचारियों की मदद करती है। उन्नाव में एक महिला को जलाया जाता है, इनकी पार्टी अपराधियों की मदद करती है। मणिपुर में होता है, कर्नाटका में होता है, और इनकी पार्टी जिसने अत्याचार किया उसकी मदद करती है, और ये चुप रहती है, एक लफ्ज नहीं बोलती। पहचान लीजिए कैसी राजनीति चल रही है आप पिछले 5 सालों से आपके क्षेत्र में। मेरी बहनें, आप यहाँ बैठी हैं, महंगाई का सामना कौन करता है? सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं। दुकान जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पाती, आधा सामान छोड़ के आ जाती हैं, सोचती हैं कि कोई बात नहीं, बाद में खरीद लेंगे। काम करती हैं, मेहनत करती हैं आपसे ज्यादा, क्योंकि आप मेहनत करते हो। लेकिन आराम भी होता है जब घर जाते हो, क्योंकि महिला है, घर जाती है। यहाँ जो पुलिस कर्मचारी भी है महिलाएं, घर जाती होंगी, बच्चों का देखभाल करेंगी, खाना पकाएंगी, घर की सफाई को देखेंगी। महिला का दुगना काम होता है, पूरा बोझ उठाती हैं, परिवार का, समाज का, देश की नई पीढ़ी की परवरिश का। लेकिन इनकी सुनवाई कहाँ है? आज महंगाई से जूझ रही हैं। 1200 का सिलेंडर, मिट्टी के तेल, चीनी नहीं मिलता, सब महंगा हो गया है। सब्जी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है, सस्ता कुछ नहीं रहा। 50 क्या, मिलती ही नहीं है। वहां मैं रायबरेली में कह रही थी, दीदी मिलती थोड़ी है चीनी। आप सांसद तक पहुंच जाएं, वही बड़ी बात होगी। बात करना छोड़िए। आपके सांसद प्रधानमंत्री होते थे, आपको पहुंचना नहीं पड़ता था, वो पहुंच जाते थे आपके बीच। आपके सांसद प्रधानमंत्री होते थे, खुद गाड़ी चला के आपके घरों में आकर सर झुका के आपसे बात करते थे। आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, कभी अहंकार नहीं दिखाते थे। आपके घरों में आते थे, आप डांट देते थे कि भैया प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, आपने बिजली का खंभा लगाया, इसमें तार नहीं लगाया, वोट नहीं देंगे। याद है आपको? जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं छोटी बच्ची थी, पिताजी को डांट पड़ रही है, मैं तो घबरा जाती थी।
मैं सोचती थी कि पिताजी कहाँ, मैं डरती थी जब वो नाराज होते थे और कोई डांट रहा है। पिताजी हंस के बोलते थे कि अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, सुनना मेरा कर्तव्य है, और मैं खुश हूँ कि अमेठी की जनता जागरूक है, कि अमेठी की जनता सवाल उठाती है, जवाब मांगती है, विकास मांगती है। ये था रिश्ता आपके बीच में। आज एक लड़के ने क्या फेसबुक पे, क्या संविदा कर्मी है एक प्रमोद तिवारी, फेसबुक पे क्या लिख लिया, एक इनके बारे में आलोचना कर ली, उसकी नौकरी निकाल दी। पिता बीमार है, इलाज नहीं हो रहा है, और क्योंकि उसने एक आलोचना कर ली उसको नौकरी से निकाल दिया। इतना अहंकार है आपकी सांसद का कि उनके पास जाना छोड़िए, अगर आप उनकी थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल उठाते हैं, वो तो नौकरी से ही निकलवा देती है। और वहां आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, मुस्कुरा के जवाब देते थे। मुझे याद है मेरी माताजी के समय जब मैं यहाँ की प्रभारी रहती थी किशोरीलाल शर्मा जी के साथ, मैं जाती थी गांव में तो ऐसी डांट पड़ती थी कभी कि अच्छा बहन जी आ गई हैं, अब आई हैं, कितना समय हो गया, सड़क बनानी थी आपने, अभी तक खड़िंजा नहीं लगाया है। ये डांट खाती थी, जवाब देती थी कि नहीं नहीं मैं अभी कराती हूँ इसको। तो ऐसे ही तो कार्य हुए यहाँ। आज क्या है कि पूरे देश भर में नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं। भाजपा के नेता हैं, बार बार जीत रहे हैं चुनाव, जनता पूछ नहीं रही है। ये लोग धर्म का नाम लेते हैं, धर्म के आधार पर आपसे वोट लेते हैं। जनता इनसे सवाल नहीं उठा रही है कि भाई किया क्या है हमारे लिए, तो जवाब देना नहीं पड़ रहा है। कहाँ वो जनता, यहीं की हमारे अमेठी की जागरूक जनता जो प्रधानमंत्री को खड़ा कर देती थी, कहती थी कि भाई करो नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। और कहाँ आज की जनता जो धर्म का नाम लेते हैं, ये आपको गलत गलत बातें बता देते हैं कि बाकी पार्टियां धर्म विरोधी हैं, बाकी पार्टियां आपकी भैंस चुरा लेगी, बाकी पार्टियां आपके मंगलसूत्र चुरा के किसी और को दे देंगी, सारे झूठ। और आप चुप रहते हैं। ये शिकायत है आपसे, मैं शिकायत कर रही हूं आपसे। आप देखते हैं कि देश की सारी संपत्ति मोदी जी अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं और आप मौन हैं, सवाल नहीं उठाते। सारी संपत्ति उठा के देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए। रात को जा रहे हो आवारा पशु से अपने खेतों की रक्षा करने, कोई सुनवाई नहीं है। आप कर्ज उठाते हो, कर्ज चुका नहीं पाते, तमाम किसान आत्महत्या करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, एक पैसा आपका कर्ज माफ नहीं होता। और बड़े बड़े खरबपति, अरबों रुपए हैं इनके, हजारों करोड़ रुपए, और इनके कर्ज माफ हो रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े खरबपतियों के माफ कर दिए, किसानों का नहीं किया। बड़े बड़े सेठों के साथ दिखते हैं ये नेता, हमेशा साफ सुथरे, ऐसे लगता है कि कभी धूल देखी ही नहीं है, किसी के खेत में गए नहीं है, किसी के घर में घुसे नहीं है, साफ सुथरे लगते हैं ऐसे, बिल्कुल पता नहीं मोदी जी तो चमकते हैं। और जब देखो महलों में, बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, कभी इनको किसी किसान के घर में देखा है? कभी किसी के गरीब के घर में देखा है? वाराणसी के सांसद हैं, राजीव जी जैसे आते थे जब प्रधानमंत्री थे, घरों में जाकर आपके साथ चाय पीते थे, समस्याओं को समझते थे। एक बार मोदी जी 10 सालों में किसी के घर गए अपने संसदीय क्षेत्र में? नहीं गए। गरीबों के मसीहा हैं ये, एक शिकन नहीं है। मेरे पिताजी घर आते थे, मैं रोती थी उनको देख के, रोना आता था।
12-12, 14-14 घंटे यात्रा करके आप सबसे मिलके घर आते थे। लोग उनको खींचते थे, यूं पकड़ते थे, उनके हाथ यहाँ यहाँ तक घाव होते थे, निशान होते थे नाखूनों के, उंगलियों के, क्योंकि लोग प्यार से छूते थे, थके हुए लगते थे, खड़ा नहीं हुआ जाता था। पिछला आखिरी बार यहाँ रायबरेली में जब मैंने देखा उनको, किशोरी आप भी थे शायद, हम उनके साथ गए थे प्रचार के लिए। इतना काम कर रहे थे कि थक गए थे, एकदम थकावट दिख रही थी, लेकिन रुके नहीं। कुर्ता साफ नहीं होता था कभी, धूल से भरा होता था, बाल धूल से भरे हुए। ये थे प्रधानमंत्री। और सिर्फ राजीव जी नहीं, सिर्फ राजीव जी या मेरे परिवार के सदस्य नहीं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, वाजपेयी जी, सभ्य इंसान थे। कभी आपके सामने आकर ऐसी अजीब सी बातें नहीं की जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इनकी जवाबदेही खत्म कर दिया आपने। इनको ये नहीं लगता कि जनता के सामने 10 साल बाद चुनाव के समय आए हैं, जनता को कम से कम हम ये तो बता दें कि काम क्या किया है। हम ये तो बता दें कि अगले 5 सालों में क्या योजना है जनता के लिए। इतना भी आदर नहीं है जनता के लिए, सब अहंकार ही अहंकार है, सत्ता, शोहरत, शान, बस यही है। और कांग्रेस पार्टी, आपके सामने हम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, सब सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम इस देश की संपत्ति वापस आपके हाथों में डालना चाहते हैं। जो हो रहा है आपके साथ वो गलत हो रहा है, वो अन्याय है। जब ये लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, आपके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं, आपके आरक्षण को छीनने की बात करते हैं, गलत हो रहा है आपके साथ, अन्याय हो रहा है आपके साथ। जब किसान अपना पेट नहीं भर सकता, खेती में सुबह शाम काम कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत पूरी नहीं हो रही है, ये अन्याय है आपके साथ। जब मेरी बहनें 2 दिहाड़ी नहीं मिलती तो खाना नहीं खाती हैं, ये अन्याय है आपके साथ। जब नौजवान खड़ा है, शिक्षित है, माता पिता ने सब कुछ किया पढ़ाने के लिए, पेपर देता है, पेपर लीक होता है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार पैदा नहीं करते यहाँ सरकार, ये अन्याय है आपके साथ। तो हमने इस अन्याय को दुरुस्त करने के लिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए एक न्याय पत्र की घोषणा की है। क्या है वो न्याय पत्र? सुन लीजिए ध्यान से। मेरी बहनें, गरीब परिवारों की सबसे बड़ी महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपए सरकार देगी। 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे हर गरीब परिवार की महिला को, बड़ी महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए। अब आप कहोगे कि अच्छा, आप भी घोषणाएं करती हैं, चली जाती हैं, हमें क्या मालूम। तो मेरा जवाब ये है, इसका प्रमाण कांग्रेस की प्रदेश सरकारें हैं। तेलंगाना में, कर्नाटका में कांग्रेस की प्रदेश सरकार आज के दिन हर गरीब परिवार की महिला, सबसे बड़ी महिला के खाते में 2-2 हजार रुपए डाल रही है। कर्नाटका में महिलाएं फ्री घूमती हैं बस में, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं। तो प्रमाण है, करके दिखा रहे हैं। हम एक और योजना लाएंगे, 25 लाख तक जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके लिए मुफ्त होंगी। मतलब 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज कराना है कराओ, सरकार पैसा देगी, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, सरकार देगी। ये भी हमने करके दिखाया राजस्थान में। राजस्थान में ये लागू किया। राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन, दिमाग के ऑपरेशन हो चुके हैं और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। आजकल अमेठी में पूर्व मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं राजस्थान के, वो बताएंगे। रायबरेली में हमारे साथ प्रचार करने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आवारा पशु की समस्या खत्म कर दी छत्तीसगढ़ में।
गौशालाओं को मजबूत बनाया, महिलाओं को गौशालाओं में रोजगार दिया, जनता से गोबर खरीदा ताकि आवारा पशु को रखने से जनता को आपत्ति ना हो, समस्याएं खत्म हो गई। वहां के गौशाला यहाँ के गौशालाओं की तरह नहीं है, पानी है, चारा है, छप्पर है, सब कुछ है। और वहां से आमदनी भी बन रही थी महिलाओं की, 60-70 हजार की आमदनी, कम आमदनी नहीं। तो समस्याओं को सुलझाने के लिए नियत चाहिए। तो तीसरी बात हम कह रहे हैं कि जो स्नातक पास नवयुवक हैं उन सबको हम नौकरी का अधिकार दे रहे हैं। आपको भोजन का अधिकार दिया कांग्रेस पार्टी ने। आजकल मोदी जी 5 किलो राशन पकड़ा देते हैं आपको, उस पे अपनी फोटो छपवा के कहते हैं कि मोदी ने भेजा है, ये मोदी का एहसान है आप पे। मोदी जी का एहसान नहीं है, ये अधिकार है आपका कानूनी। ये कानून कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस ने भोजन अधिकार का कानून बनाया था, आपकी सांसद सोनिया गांधी ने बनवाया था, ताकि कोई भी सरकार आए हमारे बाद, कानूनी अधिकार बन गया था आपका, आपको ये राशन का बोरा देना ही पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी दे रहे हैं, मजबूर है हमारे कानून से। हमने रोजगार का अधिकार दिया, जिसके तहत मनरेगा है आपके गांव में, और आपको 100 दिन का रोजगार पक्का मिला, मतलब 100 दिन का न्यूनतम आपको रोजगार मिला गांव में। मनरेगा से सुविधा हुई कि नहीं हुई? हुई ना। आपको मालूम है कि जब मोदी जी आए थे पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसको बंद करना चाह रहे थे, मजबूरी से उसे खुला रखा, उसे कायम रखा। मनरेगा जैसे हम शहरों में आपको रोजगार का अधिकार देना चाहते हैं, तो जैसे गांव में मनरेगा है, शहरी मनरेगा बनेगा। उसी तरह से जो मैं कह रही थी, जो नौजवान हैं, जो स्नातक पास हैं, जिन्हें शिक्षित किया है माता पिता ने मेहनत करके, उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आएगा, जिससे पहली नौकरी पक्की और उससे 1 लाख रुपए सालाना नौजवानों को मिलेंगे। खेती के सामान से जीएसटी हटाई जाएगी, सारे खेती के सामान सस्ते किए जाएंगे, कर्ज माफी का स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब आपको कर्ज से राहत चाहिए आप उस आयोग में जा सकते हैं, आपकी सुविधा होगी। आज जब आपका खेत में आपका नुकसान होता है तो भुगतान नहीं मिलता। हम कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलेगा आपको। तो ये तमाम स्कीमें हैं जिनको हम गारंटी बोलते हैं, क्योंकि कुछ तो हम आपका अधिकार बना देंगे और कुछ हम गारंटी देंगे कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम करके दिखाएंगे। भैया आज भाषण में कह रहे थे, रायबरेली आए थे आपके पूर्व सांसद राहुल जी, वो कह रहे थे कि 15 अगस्त तक अगर हमारी सरकार आएगी, 15 अगस्त तक, इसी साल के 15 अगस्त तक ये जो नौकरियां हैं ये देना शुरू करेंगे। जो 30 लाख खाली पद पड़े हैं जिन्हें मोदी जी ने भरा नहीं है, उनको भर के दिखाएंगे। तो ये सब काम हम करना चाहते हैं आपके लिए। और दिल से एक बात बताती हूँ, आप अमेठी की जनता है, परिवार समान है, आपके लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रहे और खुले रहेंगे, चाहे आप चाहें हमें ना चाहें। लेकिन दिल से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे लिए ये पवित्र भूमि है, मेरे पिता की कर्म भूमि है, मेरे पिता शहीद हुए इस देश के लिए। मैं 19 साल की थी, वो मात्र 46 साल के थे जब उन्होंने जान दे दी देश के लिए। इस पवित्र जमीन पर इस तरह की राजनीति मत लाओ, झूठों की राजनीति, इस तरह की राजनीति जिसके नेता चीखते चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह करते हैं, मत लाओ। यहां सभ्य राजनीति को रहने दो। चाहे आप हमें चुने, कल किसी और को चुने, किसी और को नेता बनाए, लेकिन सभ्यता होनी चाहिए।
और एक चीज होनी चाहिए उस नेता में, जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा सम्मान होगा मेरे पिताजी के लिए कि यहाँ अमेठी से देश भर में संदेश जाए कि हमें झूठों की राजनीति नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, नौटंकी हो गई, झूठे वादे हो गए। हमें यहाँ वही पुरानी राजनीति चाहिए, असूलों वाली, सच्चाई वाली, जनता और नेता के बीच में पारिवारिक रिश्ता, श्रद्धा वाली। और आपसे कहना चाहती हूँ कि किशोरीलाल शर्मा जी जो अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो इस सभ्यता को समझते हैं। उन्होंने 40 सालों के लिए आपकी हर समस्या की सुनवाई की। आप हमको दरख्वास्त देते थे, हम किशोरी जी को पकड़ाते थे कि किशोरी देख लेना, हमारे जाने के बाद देख लेना, ये काम हो जाना चाहिए। तमाम काम जो आपके गांव में हुए, जो पूरे अमेठी में हुए, इनकी निगरानी में हुए। आज ये आपके सामने खड़े हैं। हाँ, कोई बड़े मंत्री नहीं है, कोई चीखते चिल्लाते हुए नेता नहीं है जो पूरी मीडिया को बटोर के सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। आपकी तरह साधारण परिवार के हैं, लेकिन आपके बीच आने की इनकी दिल में श्रद्धा है। हमेशा 40 सालों से आपके बीच आए हैं, आपकी गली गली जानते हैं, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। मैं पूछ लूँगी कि मैं किशोरी जी बताइए इनका इतिहास क्या है, मुझे बता देंगे कि इन्होंने इस चुनाव में ऐसे किया, उस चुनाव में वैसा किया, फिर हमसे नाराज थे, फिर ठीक हो गए, फिर हमने उनकी बेटी को पढ़ाया। ये सब जानते हैं। इनसे अच्छा प्रतिनिधि आपको नहीं मिल सकता। एक ऐसे प्रतिनिधि जो आपके बीच से ही उभरे हैं और आपके बीच ही रहेंगे। तो आप मन बना लीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए। यहाँ से पूरे देश में संदेश जाए कि बहुत हो गया है, अब हमें सच्ची राजनीति चाहिए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। माफ करिए, थोड़ा जोश कम है क्योंकि गला बैठा हुआ है, लेकिन आशा है कि मेरी बातों पे ध्यान रखेंगे। और 20 तारीख को चुनाव के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो पहले नंबर पर किशोरी जी का बटन दबाएं। देखिए, पर्चा निकलता है, पर्चे पे भी पंजा होना चाहिए, और जो आवाज आती है बटन दबाने पर, वो आवाज जरूर सुनाई देनी चाहिए। तो ठहरिए, बटन दबाइए, आवाज सुनिए, और फिर पर्चे पे देखिए कि उस पे भी पंजा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गांधी के शर्मा, सोनिया गांधी।